93% जमीन भूमिहारों के पास थी। तो 93 का मतलब कितनों घटा होगा? तो गेल बहु नहीं तक भूसा कर सुतना ही कहावत है ना, कितनों बेच दिया होगा तो भूसा कर ना सुतेगा। दिखावटी राजशाही है जो कि अब बची नहीं। अरे आप एक समय में ज़मींदार थे, एक समय में राजा थे, हैं नहीं। देखिए भूमिहार समाज के जो नेता आज हैं जिन भी पार्टियों में, वो चाहे एलजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर और भी कोई पार्टी, वो सब किसी न किसी के रहमत पर है। आपसे कुछ भी नहीं होना है। आपने क्या किया कि उस समाज के उस पैसे को समाज में विचरण और फिर उन्हीं समाज के लोगों से चंदा मांगने में लगा दिया। देखिए बिहार की राजनीति में हर तरफ जाति की चर्चा हो रही है। जाति जनगणना के बाद इसको और हवा मिली है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अमृतांशु वत्स हैं, भूमिहार के युवा नेता भी हैं, भूमिहार के बारे में सब कुछ जानते भी हैं, अपनी जाति का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। ये इनसे हम जानेंगे कि वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें भूमिहार समाज की क्या स्थिति है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद सर। वर्तमान में जिस हिसाब से राजनीति यहाँ चल रही है बिहार में खास करके, उस राजनीति में भूमिहार की दशा और दिशा के बारे में क्या समझते हैं आप? भूमिहार की दुर्दशा है, दशा है ही नहीं। स्थिति बहुत ख़राब है और इस चीज़ को जितना जल्दी समाज अगर समझ जाए उतना इसके लिए बेहतर है। ये जो दिखावटी नेतागिरी है, दिखावटी राजशाही है जो कि अब बची नहीं। अरे आप एक समय में ज़मींदार थे, एक समय में राजा थे, हैं नहीं। दूर दूर खेत बेच दिए, आधा बेटी के ब्याह के लिए और कुछ लड़कन के नौकरी के लिए। बिहार में स्थिति ये है कि आपको रिजर्वेशन तो है नहीं, 10% जो दिया गया उसका कोई अहमियत नहीं। तो अब आप जो खेत बचा हुआ था, यहाँ बिना पैसा के आपको नौकरी नहीं मिलनी है। दलाली हर एक सरकारी नौकरी में है। बिहार का कोई ऐसा नौकरी है जो अछूता है, जिसका क्वेश्चन लीक नहीं हो जाता हो, जिसमें दलाली नहीं चलता हो, जिसका पहले ही रेट फिक्स नहीं हो जाता हो। तो आपको भूमिहार के लड़कों को अगर नौकरी भी लेना है तो आपको पहले पैसा देना होगा। आपको अगर बेटी का ब्याह करना है तो आपके यहाँ तिलक इतना ज़्यादा है। नॉर्मल जिन कास्ट में जहाँ आपको 20-25 लाख रुपए तक शादी हो जाती है, आपको उन्हीं का 1 करोड़ रुपए देना पड़ता है। तो ये परिस्थिति आज बिहार की है कि आप ब्रह्मभोज करने के लिए भी आपको खेत बेचना पड़ जा रहा है, या बेचवा देता है। अगर आप नहीं भी बेचना चाहें तो भोज खाने वाले लोगों द्वारा आपको खेत बेचवा दिया जाता है कि बिना आपको अगर भोज नहीं दिया तो आपको जतकट कर देंगे। तो स्थिति दुर्दशा की ओर आपको ले गई है। और राजनीति में जब तक आप खुद अपने घर को स्टेबल नहीं कर पाते हैं, आप राजनेता कहाँ से पैदा कीजिएगा? आप कहाँ उसको समर्थन देने जाइए? घर आपका संभल नहीं रहा है, देश संभालिएगा। तो राजधानी से जो भी बातें उठती हैं उसको पहले हवाबाजी और नेतागिरी पर सिर्फ मत लेके जाइए। पहले भूमिहार समाज पर जाके देखिए कि 2% आबादी का 39% जमीन तो दिखा दिया गया। सरकार ने ये बता दिया कि सबसे गरीब सवर्णों में जो है भूमिहारी हैं, बता दिया ना। इससे आपको समझ में आ रहा है वो खेतवा रखा रह जाएगा। और आधा लोग जो नशा के आदी हो गए हैं इस समाज में, वो खेत बेच देंगे उस नशा को पूरा करने के लिए, चाहे नशा किसी चीज़ का हो। तो इस बात को समझना होगा कि भूमिहार दुर्दशा की ओर है। पहले दशा सुधारने की आवश्यकता है। घर देखिए, उसके बाद आप बिहार देखिएगा। आप कह रहे हैं दुर्दशा है, जबकि तमाम आज के डेट में बिहार की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उसमें जो है बड़े बड़े पदों पर भूमिहार के नेता हैं, भूमिहार जाति के नेता हैं, चाहे वो जदयू है, बीजेपी है, आरजेडी है। उसके बाद भी कह रहे हैं दुर्दशा है। भूमिहार के उत्थान की बात इनमें से कौन नेता करता है? भूमिहार समाज के साथ अगर कुछ होता है तो संसद में इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला इन सारे पार्टियों में से कौन है नेता? देखिए भूमिहार समाज के जो नेता आज हैं जिन भी पार्टियों में, वो चाहे एलजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर और भी कोई पार्टी, वो सब किसी न किसी के रहमत पर है। और रहमत पर रहने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा पार्टी के अधीन रहता है। वो कभी पार्टी से हटकर आपकी बात नहीं कर सकता है। तो आप वहाँ उनके दया कृपा पर आप बने हुए हैं। जिस दिन आप अपने समाज के हितैषी बनिएगा उस दिन निकाल दिया जाइएगा। तो इसलिए आप जो आदमी खुद किसी के पत्तल चाटने पर मजबूर है, आप दूसरे को क्या खाना खिलाएगा? तो यही दुर्दशा है ना कि एक समय आपके यहाँ लोग चाकरी करते थे, आज आप किसी न किसी के यहाँ किसी पार्टी में चाकरी कर रहे हैं ना। तो यही ना दुर्दशा है कि समाज आप मान लीजिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप फिर भी आपके समाज का व्यक्ति अगर आपके पास जाता है, उस चाहे सही ही क्यों ना हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो दुर्दशा ही ना है। हम मुख्यमंत्री मान लिए आपको,
तो तब तक, जब तक वेलोर आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक आप में त्याग की भावना नहीं आएगी, जब तक आप में समर्पण की समाज के प्रति भावना नहीं आएगी, आप किसी पद पर आसीन हो जाइए, आप नहीं कुछ कर सकते हैं। सब लोग अभ्यानंद नहीं हो जाएगा, इस बात को समझिए। अच्छा, एक नई पार्टी का भी उदय हुआ है आपके समाज को लेकर के, तो क्या उनमें देखते हैं एबिलिटी है? देखिए, शुरुआत में हमको लगा था, देखिए किसी भी पार्टी को हम कटाक्ष नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी को बनने से पहले उसको सामाजिक क्षेत्र में अपनी क्षमता आंक लेनी चाहिए, आंक लेनी चाहिए। पार्टी बनाकर आप इस भरोसे रहें कि हम किसी के साथ गठबंधन में मिल जाएं, तो आपके पार्टी की कोई अहमियत नहीं है। आपको पहले 8-10 साल सामाजिक क्षेत्र में विश्वास बनाना चाहिए था कि हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आप 100 बेटी का, भूमिहार की गरीब की बेटी का ब्याह ही करा दिया ताकि किसी का खेत नहीं बिके। ठीक है, आप 1000 बच्चों को पढ़ा ही दिए ताकि एक अच्छे पद पर आसीन हो जाए, और उन बच्चों को कहते कि क्योंकि आपको समाज ने पढ़ा कर बनाया, तो समाज की उन बेटियों जिनका तिलक दहेज में बाप का खेत बिक जा रहा है, उनको आप बिना पैसे के ब्याह कर लें, क्योंकि समाज का पैसा आप में लगा हुआ, माँ बाप का तो नहीं है। अगर आपने ये प्रक्रिया लाई होती समाज के बीच में, तो शायद समाज का कल्याण और उत्थान दोनों हो गया होता, लेकिन नहीं, आपसे कुछ भी नहीं होना है। आपने क्या किया कि उस समाज के उस पैसे को समाज में विचरण और फिर उन्हीं समाज के लोगों से चंदा मांगने में लगा दिया। समाज के उन्हीं पैसे को आपने पार्टी और पॉलिटिक्स में लगा दिया। समाज के उस पैसे को आपने सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा बनाने में लगा दिया, अपना चेहरा चमकाने में लगा दिया। तो विश्वास तो आपने पहले खो दिया। 4 साल आपको 5 साल बने हुए हुआ, उसमें 2 साल कोरोना का लॉकडाउन रह गया। काम आप किए कब महाराज? जब काम आप किए नहीं, तो आप पॉलिटिकल पार्टी बना लिए, उसके बाद तो आप क्या इस समाज को दीजिएगा? और क्या आप समाज समझे? पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इन पर नजर होगा, या जो व्यक्ति थोड़ा एक्टिव रहता है, वो तो सब कुछ देख रहा है, कैसे विश्वास करेगा आप? तो उन पार्टियों को जब तक आप अपना विश्वास नहीं बना पाते हैं, तब तक आपको राजनीति करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि समाज नहीं देगा आपको समर्थन। ये बात ग्राउंड पर फैक्ट है, और इस बात को आपको कड़वा लगे, अच्छा लगे, लेकिन इसको मानना होगा, और इस पर आपको काम करना होगा पहले। ठीक है, 10 साल आप और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, 5 साल और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए कि नहीं भाई हमको सामाजिक क्षेत्र में काम करना है। सिर्फ पहुंच जाना, बावड़ा बात करना, तो नेता का काम है ना, समाज का बेटा का काम नहीं ना है। तो समाज का बेटा जब तक नहीं बनेगा, तब तक हम नेता बनेगा कैसे? इस समाज बहुत प्रबुद्ध समाज है, हम बार बार कहें कि समाज का नेता कोई बन ही नहीं सकता। तो इस समाज से नेतागिरी करने का सोचिएगा नहीं। श्री कृष्ण बाबू के बाद तो कोई पैदा ही नहीं लिया। श्री कृष्ण बाबू को भी इसी समाज ने सबसे ज़्यादा दिक्कत दिया। तो उनको जब जो सारे समाज, वो भी अगर भूमिहार समाज के भरोसे रहते तो क्या वो जीतते हैं? उन्होंने दलितों को बाबा धाम में एंट्री करवा कर, और जिस तरीके का भूमि सुधार नियम उन्होंने लाया, भूमिहार तो पूरे के पूरे अगेंस्ट हो गए थे उनके। तो वो उनका कर्म था जिससे वो मुख्यमंत्री बने, उस समाज के चलते मुख्यमंत्री नहीं बने। समाज का आदत है कि जैसे ही आप कुछ बन जाते हैं ना, तो आपको गले से लगाने के लिए लग जाता है, आपका ऐसा रिश्ता निकालेगा जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो ये तो हर समाज में है, समाज की बदौलत नहीं। इसलिए इस समाज नेता आपको नहीं बनने देगा। बेटा बनिएगा तो पलकों पर उठा लेगा। मुखिया जी आपके एक उदाहरण है आपके पास कि उस व्यक्ति को लोगों ने अपने सराखों पर बैठा लिया, आज भगवान बन गया ना। श्री बाबू का मंदिर नहीं देखे होंगे आप, लेकिन मुखिया जी का मंदिर आपको मगध में जगह जगह मिल जाएगा। तो ये मुखिया जी के कर्म थे, और उन्होंने अपने आप को प्रूफ करने के लिए नेतागिरी नहीं की, उन्होंने करके दिखाया कि हम समाज का बेटा कैसे बनाया था। ये चीज़ सीखना होगा पहले आपको, हमको, किसी पार्टी को जो बनाने जा रहा है कोई। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, जाति जनगणना हुई, जाति आधारित गणना हुई जी, ठीक है, इससे बहुत सारा आरोप भी लगाया गया कि भूमिहार समाज को कम करके दिखाया गया है। बहुत लोगों ने आरोप लगाया है। इसको आप कहाँ कैसे देखते हैं, और कितना भूमिहार समाज को जाति आधारित गणना से फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, इसको नुकसान ही नुकसान है। बोगस गणना है ये, एकदम बोगस इसको कहिएगा। जीतन राम मांझी जी ने जो बात कही सदन में, उसमें 1% बात गलत नहीं थे। ये एकदम बोगस जनगणना था, जिसका आप मैक्सिमम जगह पर जाइएगा, आपको पता चलेगा मकान गिनकर चले गए। मकान गिनकर जब गए, उसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। 2 महीने तो रोक लगा रह गया। 3 महीने में आपको जनगणना पूरा करना था, 1 महीना में क्या आप 5 महीने का काम कर दीजिएगा? नहीं कर दीजिएगा ना। आप चाहकर भी मैनुअल लेबर बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि आपके पास लिमिटेड है। आपने नियुक्ति तो अब ना निकाली है बीपीएससी वाली, जनगणना के बाद ना, पहले तो आप नहीं भर्ती कर दिए थे। टीचर्स का बहाली नहीं ना हुआ था कि आप एक्स्ट्रा टीचर लगा दिए कि 1 महीने 5 महीना काम 1 महीना में कर दीजिए। तो ये बोगस जनगणना है, क्योंकि मकान गिनने के बाद लोग आदमी और उनके घर का पॉपुलेशन गिनने गए ही नहीं, सिर्फ मकान के आधार पर आपका जनगणना कर दिया गया। तो भाई हो सकता है कि जमीनों का जनगणना वैसे ही हुआ है। हम अभी भी कहेंगे कि जो 39% आपको बताया जा रहा है, अगर आप सही से ज़मीन का आंकड़ा कीजिएगा तो 50 पार कर जाएगा भूमिहारों के पास। एक समय 93% ज़मीन भूमिहारों के पास थी,
तो 93 का मतलब कितनों घटा होगा, तो गेल बहु नहीं तक भूसा कर सुतना ही कहावत है ना, कितनों बेच दिया होगा तो भूसा कर ना सुतेगा। इस बात को समझिए कि भूमिहार कितनों गरीब हो जाएगा तो करोड़पति तो जरूर है, कितनों गरीब हो जाएगा। बहुत बता रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी कि भूमिहार सबसे गरीब जात है सवर्णों में, तो कितनों गरीब ही रहेगा ना तो करोड़पति है। 1 बीघा तो कम से कम होते ना होते, लखपति तो जरूर है ही, लाख से कहीं तो कट्ठा कम नहीं है। तो बात आप समझ लीजिए कि लखपति भूमिहार गरीब है। बात समझ रहे हैं, यहाँ का जो सबसे गरीब बावन है वो लखपति है। इसलिए जातीय जनगणना पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वैसे भी पहले भी आप आरक्षण के देखिए, ये जातीय जनगणना किस लिए किया, ये 75% आरक्षण के लिए ना। तो आपको पहले कौन सा आरक्षण था, ये 10% का लॉलीपॉप आपके लिए कब काम किया? पहले ही केरला हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मना कर दिया था कि हम इसको 10% को नहीं मानेंगे मेडिकल के एग्जामिनेशन में। तो आपको वैसे भी नहीं मिल रहा था, और आपको आदत डाल लेनी चाहिए, अभी तक तो डाल लिए होंगे कि हमारा जो लड़का लोग है, हमारा जो बच्चा है, हमारा जो समाज है, वो आरक्षण की बदौलत नहीं है, इसने खुद अपने दम पर खड़ा किया। संप्रदाय बाबू को आरक्षण के कारण वो बिहार के सबसे अमीर आदमी हैं। मरने के बाद भी आज सबसे अमीर वही है ना। किंग महेंद्र को क्या आरक्षण था? अपने बलबूते पर ही समाज है और आगे भी रहेगा। इसके लिए आरक्षण की और इसकी सरकार की आवश्यकता नहीं है, खुद में जब चाहेगा सरकार खड़ा कर देगा ही। धन्यवाद। अपने अभी अमृतांशु वत्स को सुना, इन्होंने भूमिहार समाज को लेकर के तमाम बातें कही हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए मकी न्यूज़। धन्यवाद।